हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? में हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका पीडब्ल्यू जे हिंदी मीडियम चैनल पर टारगेट आईआईटी जेई सीरीज का। आज जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सीमा, सांतत्यता और अवकलनीयता। और मैं एक चीज़ देख रहा हूं कि धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो कम हो रहे हैं। ये एक तरह से जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए अच्छी बात भी है, और जो बच्चे नहीं देख रहे हैं उनके लिए ख़राब बात है। ऑब्वियसली ये लेक्चर्स काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं। पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं। जेई एडवांस में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर चीज़ें रहने वाली है। केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। तो जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर डालें कि हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 1 डन, 2 डन, 3 डन, इस टाइप की चीज़ें लिखते रहें। हम लोग, मैं देख रहा हूँ और बाकी लोगों को पता चलना चाहिए कि कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, ताकि आगे जाकर उनको पता चल जाएगा कि हाँ, जो बच्चे यहाँ पर मेहनत कर रहे थे अल्टीमेटली उन्हीं को रिजल्ट मिलता है। ठीक है, चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सीमा, सांतत्यता और अवकलनीयता। सबसे पहले आपके सामने एक सवाल है, किस तरह से इन लेक्चर्स को देखना है। क्वेश्चन सामने आया, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से सॉल्व करो, फिर वीडियो को प्ले करो, फिर चेक करो कि क्या क्या दिया गया है, क्या तुमने किया है, इस टाइप की सारी बातें उसके बाद करने की कोशिश करनी है। करो इस सवाल को, करो फटाफट फटाफट करो। ऐसी कुछ चीजें दी गई है ना। देखो क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में। सबसे पहले वाले को लिखो, डी ऑफ वाई वन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स वाई वन। अब इस y1 को इधर भेज दो, डी ऑफ y1 अपॉन वाई वन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, डी ऑफ y2 अपॉन वाई टू, इसी प्रकार से डी ऑफ y2 अपॉन वाई टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और डी ऑफ y3 बाई वाई थ्री ये क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। हम इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ, इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, इधर लिख देता हूँ, डी ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3, है ना। इनको ऐड कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, डी ऑफ y1 अपॉन y1, डी ऑफ y2 अपॉन y2, डी ऑफ y3 अपॉन y3, है ना। एक तरह से ऐसा लिख सकते हैं क्या? चलो इसको मैं अलग अलग करके ही लिख देता हूँ, अलग अलग ही लिख देते हैं। डी ऑफ y1 अपॉन y1, डी ऑफ y1 अपॉन y1 प्लस डी ऑफ y2 अपॉन y2 प्लस डी ऑफ y3 अपॉन y3। और इधर सामने जब जुड़ेंगी चीजें तो क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं क्या एक बार। यहां पर जुड़ेगा अपना साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डी ऑफ वाई वन अपॉन वाई वन प्लस डी ऑफ वाई टू अपॉन वाई टू प्लस डी ऑफ वाई थ्री अपॉन वाई थ्री। यहां अंदर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 डी एक्स। अब क्या करें, दोनों तरफ समाकलन कर दो, तो डी ऑफ वाई एक्स अपॉन वाई एक्स का समाकलन हो जाएगा वाई वन लॉग वाई वन, इसका हो जाएगा लॉग वाई टू प्लस और प्लस लॉग वाई थ्री, है ना। डी ऑफ वाई वन अपॉन वाई वन, सब तरफ समाकलन लगा दें, यहाँ पूरे पे समाकलन 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 और इस पे पूरे पे समाकलन, है ना। इधर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाता प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग y1 गुणा y2 गुणा y3। इधर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स।
ये हो जाएगा log y1 y2 y3 2। अब एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, समाकलन -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस सी। तो ये कितना आ जाएगा अपना log y1 y2 y3, और ये कितना हो गया माइनस का 2, तो माइनस के 2 से प्लस का 2 कैंसिल हो गया, और 1/x² प्लस सी। अब इस नियतांक का मान कैसे ज्ञात करें, तो हमें दिया हुआ है कि पहले फलन में x = 1 रखने पे 5 आता है, दूसरे में x = 1 रखने पे y 1/3 आता है। मतलब इस पूरे में अगर मैं x = 1 रखूं तो y1 का मान कितना होगा, y1 का मान होगा, इधर ही लिखते हैं, इस तरफ जाएंगे अपन, x = 1 रखे तो y1 का मान होगा 5, y2 का मान होगा 1/3, और इसका होगा 3/5e, और इज इक्वल टू इधर x = 1 रखोगे तो ये हो जाएगा -1/1² प्लस सी। इधर जाते हैं तो ये कितना हो गया, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो ये हो जाएगा ln e, और ये कितना हो जाएगा -1 प्लस सी। ln e कितना हो जाएगा, ln e हो जाएगा 1, है ना, और ln e हो जाएगा 1, ये 1/e है, सॉरी ये 1/e होगा, ये होगा 1/e, ln 1/e, 1/e हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -1 प्लस सी। तो यहाँ से c का मान कितना आ जाएगा, 0। यहाँ से c का मान कितना आ जाएगा, 0। अब c का मान 0 रख दिया तो अपना फलन क्या बन गया, ln y1 प्लस y1 गुणा y2 गुणा y3 इज इक्वल टू -1/x², यानी कि पहला फलन गुणा दूसरा फलन गुणा तीसरा फलन मिलाकर e की घात -1/x² हो जाएगा। बस इसी की अपन को जरूरत थी, बस इसी की हम लोगों को जरूरत थी, और तो किसी चीज की जरूरत हमको थी नहीं, और तो किसी चीज की जरूरत हमको थी नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि देखो अब जो सीमा निकालनी है वो क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस y1 गुणा y2 गुणा y3 प्लस 2x अपॉन e की घात 3x साइन 2x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस y1 गुणा y2 गुणा y3 प्लस 2x अपॉन e की घात 3x प्लस साइन 2x, यही है ना, e की घात 2x साइन नहीं, e की घात 2x गुणा साइन x, e की घात 3x गुणा साइन x। अब ये करना तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि ये मान ऑलरेडी मिल चुका है अपन को, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा, e की घात -1/x², यहाँ 0 रखेंगे तो 1/0 माइनस इन्फिनिटी प्लस ये 0, नीचे e की घात 3x और साइन x, ठीक है। तो इस सीमा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन, फटाफट बताओ कैसे अरेंज कर लिया जाए इसको, e की घात -1/x², ठीक है, प्लस 2x बटे में है e की घात 3x और साइन x, है ना। e की घात 3x में तो अगर अपन x 0 रखेंगे, e की घात 3x में अगर अपन x 0 रखेंगे तब तो कोई दिक्कत की बात होनी ही नहीं चाहिए, है ना। e की घात 3x में जब इसको रखेंगे तब तो कोई दिक्कत की बात होनी ही नहीं चाहिए। बस कहाँ पे दिक्कत आएगी अपन को कि यहाँ रख रहे हैं तो ये हो रहा है एक 0 ऊपर भी है और 0 नीचे भी है। अब सीधा सीधा एल हॉस्पिटल लगा दे, या तो सीधा सीधा एल हॉस्पिटल लगा दे तो हमारा काम बन सकता है क्या, तो e की घात -1/x² का अवकलन e की घात -1/x², फिर -1/x² का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस और x की घात -2 यानी -2/x की घात 3 हो जाएगा, ये 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा, e की घात 3x साइन x का cos x प्लस साइन x बाहर लिया, e की घात 3x का अवकलन 3 e की घात 3x, ठीक है। तो ये क्या बन गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब ऊपर क्या बन चुका है, 2 गुणा e की घात -1/x²,
अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 बटा नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ जीरो रखेंगे, ई की घात 0 1 कॉस 0 1 1 हो जाएगा ये, यहाँ जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो नीचे वाली चीज़ तो 1 की तरफ जा रही है, लेकिन ये ऊपर वाला जो है अभी यहाँ पे दिक्कत हो गई। अब यहाँ जीरो रखोगे तो ये 0 बटा 0 बन गया, ये ऊपर वाली चीज़ जो है ये 0 बटा 0 बन जा रही है। तो इसको अलग से हल कर लें क्या, कि ये किस तरफ जा रहा है, इसको अलग से हल कर लें कि ये किस तरफ जा रहा है। अगर अपन यहाँ पे फिर से अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन तो वापस से यही चीज़ बन जाएगी, ई की घात -1/x² अपॉन एक्स क्यूब। मैं क्या करता हूँ, इस सीमा को अलग से हल करने की कोशिश करता हूँ कि ये सीमा आखिर में जा किस तरफ रही है। इस सीमा को अपन अलग से हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई की घात -1/x² अपॉन एक्स क्यूब। अब थोड़ी देर के लिए अगर 1/x को अपन t लिख दें तो अपना t टेंडिंग टू अनंत हो जाएगा, है ना। 0 प्लस है वैसे भी, तो प्लस अनंत हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, e की घात -t² अपॉन यहां पर कितना आ जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू अनंत, और ये हो जाएगा अपना 1/t³। तो t³ गुणा e की घात -t² हो गया ये, लिमिट t टेंडिंग टू अनंत t³, और इसको नीचे ले आएंगे, t³ ऊपर चला जाएगा, e की घात t², है ना। अब देखो e की जो घातें होती है वो इससे तो सदैव बड़ी ही होगी। अभी ये क्या है, अनंत बटा अनंत है, अनंत बटा अनंत का एल हॉपिटल लगा दूं मैं यहाँ पर, एल हॉपिटल लगा दूं तो ये कितना हो जाएगा 3t², नीचे आ जाएगा e की घात t² गुणा 2t, ठीक है। एक t से एक t कट गया, क्या बचा, लिमिट t टेंडिंग टू अनंत 3t अपॉन 2e की घात t², ठीक है। चाहो तो एक बार और लगा दो, t टेंडिंग टू अनंत, इसका 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2e की घात t², और t² का फिर से 2t हो जाएगा। अब नीचे अनंत है तो ये चीज 0 आने वाली है, नीचे अनंत है तो ये चीज 0 आने वाली है। मतलब ये जो सीमा है, इस सीमा का मान कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, प्लस 2/1, यानी कि उत्तर हो जाएगा 2। क्लियर है, बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बोलो, चलें आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये 2024 का है, ये है अपना 2024 का सवाल। करो इसको, 2024 करो, 2024 का ये सवाल। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। तो देखो इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, माना कि k बिलोंगिंग टू r है, तब k का मान है, अगर k r वास्तविक संख्या है मतलब, है ना, तो इसमें k का मान क्या होगा। अब ध्यान से देखें, अगर k 0 की तरफ जाएगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, यानी कि एक की घात अनंत वाली चीज है। और एक की घात अनंत को हम कैसे हल करते हैं, इसको e की घात में पहुंचा देते हैं, e की घात लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये जो घात है ये आगे आ जाती है और बाकी सारी चीजें घात में चली जाती है। साइन kx प्लस कॉस x प्लस x इज इक्वल टू e की घात 6। यहां पे क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2/x साइन kx cos x प्लस x इज इक्वल टू 6। अब क्या हो जाएगा, इसको इधर 2 के पहाड़े से तो भाग दे देते हैं अपन और इनको अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। बड़ा आसान सवाल था, मतलब तुम सोचोगे कि ऐसा सवाल जेई एडवांस में आ कैसे गया। साइन kx प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स बटे में कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब ये 0/0 है, अब इसको कैसे हल करें, है ना। तो
सर यहाँ तो मैं कुछ स्टैंडर्ड बना सकता हूँ, ठीक है। कॉस एक्स बटे एक्स का पता नहीं सर, मैं क्या करूँगा, एक्स बटा एक्स तो 1 हो जाएगा। क्या करें सर, क्या नहीं करें। अगर यहाँ जीरो रख रहे हैं तो ये हो जा रहा है सर। एक चीज़ तो जो दिमाग में आ रही है वो है कि एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, काम ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। साइन के एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ साइन के एक्स, फिर साइन के एक्स का कॉस के एक्स, फिर के एक्स का के, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस 1, है ना। और नीचे तो एक हो ही जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, नीचे एक हो जाएगा इज इक्वल टू 3। यहाँ जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो, है ना, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो रखोगे, प्लस के माइनस जीरो प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया के प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि के इज इक्वल टू हो गया 2, यानी कि उत्तर हो जाएगा अपना बी। उत्तर हो जाएगा बी। इतना आसान सवाल था। अब बताओ कि अगर यही सवाल हमारे पेपर में आ जाए तो क्या हम नहीं कर पाएंगे क्या? बड़ी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को, ये वाला करते हैं। माना एस उन सभी अल्फा बीटा का समुच्चय है। अल्फा बीटा क्रमित युग्म है जिसमें पहला अवयव भी वास्तविक संख्या है, दूसरा अवयव भी वास्तविक संख्या है ना। तो जितने अल्फा बीटा के क्रमित युग्म बन सकते हैं उन सभी क्रमित युग्मों का जो समुच्चय है उसका नाम एस रखा गया है। तब निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है कि क्या अल्फा बीटा ये हो सकते हैं कि अल्फा -1 बीटा 3 हो जाए, अल्फा -1 बीटा 1 हो जाए, अल्फा 1 बीटा -1 हो जाए, अल्फा 1 बीटा -2 हो जाए। ऐसा कर सकते हैं क्या? तो इन्होंने क्या किया, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा log ई एक्स की घात अल्फा साइन 1/x स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाए, x की घात अल्फा बीटा log 1 + x की घात बीटा, log 1 + x की घात बीटा। अब यहां अपन इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, यहां अब अपन इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे कहां कहां चीजें व्यवस्थित की जा सकती है ना। और ये सीमा का मान 0 है, ये बात याद रखना है, सीमा का मान 0 है, ठीक है। अब देखो क्या किया जाए, जब x अनंत की तरफ जाएगा, इस चीज को देखो, यहां लिखा हुआ है साइन के अंदर अनंत का स्क्वायर, यानी साइन के अंदर अनंत। अब ये जो भी राशि होगी ये -1 से 1 के बीच की होगी, ये तो एक संख्या ही आने वाली है, जो भी आएगी -1 आएगी, 0 आएगी, 1 आएगी, या और कोई भी संख्या होगी, ये किससे किसके बीच में होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। तो इस संख्या को सीधा सीधा इधर भाग दे देते हैं, बचेगा क्या अपने पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अनंत। ये एक तरह से नियतांक है, ये ना जीरो है ना अनंत है, ये एक फिक्स नंबर है, तो फिक्स नंबर से तो अपन इधर भाग दे सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ln x की घात अल्फा साइन 1/x स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा x की घात अल्फा बीटा, और यहां है ln 1 + x की घात बीटा, ठीक है। अब चीजें थोड़ी सी व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं अपन, x एक साथ लाते हैं और बाकी चीजें एक साथ लाते हैं। x टेंडिंग टू अनंत है ना। अब एक काम मैं करता हूं, पहले इनको एक साथ ले लेता हूं, अल्फा बीटा वाली चीजें एक साथ ले लेते हैं, और ये वाली चीजें एक साथ ले लेते हैं, ना, लॉग लॉग वाली चीजें एक तरफ कर लेते हैं और बाकी चीजें एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे किया जाए, इधर लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू अनंत, है ना। देखो ये साइन 1/x स्क्वायर है, ये नहीं कि ये टेंडिंग टू जीरो है। अब मैं क्या करता हूं, बटे में 1/x स्क्वायर कर देता हूं और गुणा x स्क्वायर कर देता हूं। क्यों मैं ऐसा काम कर रहा हूं, क्योंकि ये साइन टेंडिंग टू जीरो बटे टेंडिंग टू जीरो बन जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, x की घात अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा ln 1 + x की घात बीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा, ln x की घात अल्फा, ln x की घात अल्फा। अब ये क्या हो जाएगा, जब x अनंत की तरफ जा रहा है, जब x अनंत की तरफ जा रहा है
तो 1/x² जीरो की तरफ जाएगा। तो एक तरह से ये साइन टेंडिंग टू जीरो बटे टेंडिंग टू जीरो है, तो इसको तो 1 कर देते हैं अपन। बची क्या क्या चीजें अपने पास, ऊपर है ln x की घात अल्फा, नीचे ये x की घात अल्फा बीटा और 2, यानी कि x की घात अल्फा बीटा प्लस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ln 1 प्लस x की घात बीटा। ठीक है, बोलो यहां तक की चीजें क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बाकी चीजों को उठाते हैं। किसको उठाते हैं? इनको भी कुछ कुछ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, यहां पर और यहां पर बराबर घाते में करने की कोशिश करता हूं। कैसे बराबर घाते करने की कोशिश करता हूं मैं, कि ये घात बीटा है ना, तो मैं यहां पर ln x की घात, ये ln x की घात अल्फा और बटे ln x की घात बीटा और गुणा ln x की घात बीटा, बटे में क्या आ जाएगा, x की घात अल्फा बीटा प्लस 2 ln 1 प्लस एक्स की घात बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये ऊपर क्या बन जाएगा, ln x की घात अल्फा माइनस बीटा अपॉन x की घात अल्फा बीटा प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा, ln x अपॉन ln 1 प्लस एक्स की घात बीटा। ठीक है, अब क्या करें, ये चीज मैंने क्यों की, क्योंकि देखो जब ये अनंत की तरफ जा रहा है, ये भी अनंत जा रहा है, ये भी अनंत जा रहा है, तो ये अनंत बटा अनंत है। अब मैं इन दोनों को भी अलग अलग कर लेता हूं। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ln x की घात अल्फा माइनस बीटा अपॉन x की घात अल्फा बीटा प्लस 2, और गुणा में लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहाँ क्या आ जाएगा, ln x अपॉन ln 1 प्लस एक्स और इस पूरे की घात बीटा। और हम ये बात जानते हैं, ये लिमिट पूरी जीरो आनी चाहिए, ये लिमिट पूरी जीरो आनी चाहिए। समझते रहना, ध्यान से सुनते रहना। अब क्या करें, देखो इस चीज को समझो, ये अंदर वाली चीज अनंत बटा अनंत है, तो इसमें मैं एल हॉपिटल लगा देता हूं। ऊपर वाले का अवकलन 1/x, नीचे वाले का अवकलन 1/x प्लस 1, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब ये क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर चला गया x प्लस 1, नीचे आ गया x, इसकी घात बीटा है। ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/x की घात बीटा। अब जब x अनंत की तरफ जाएगा ये चीज जीरो हो जाएगी, ये 1 की घात बीटा आ जाएगा, और फाइनली ये चीज कितनी हो जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अनंत 1 की घात बीटा, यानी कि हो जाएगा 1। ठीक है, इधर आ जाता हूं इस वाले पार्ट को। अच्छा गुणा में है ये गुणा में, योग में नहीं है, ये गुणा में है, मतलब ये वाली सीमा तो सिंपल 1 हो गई। अब इधर वाली सीमा जो है उसको समझते हैं। इधर वाली सीमा में अपने पास क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ln x की घात अल्फा माइनस बीटा अपॉन x की घात अल्फा बीटा प्लस 2, और ये सीमा जो है वो जीरो आनी चाहिए, ये सीमा जीरो आनी चाहिए। अब ये सीमा जीरो कैसे आएगी, क्योंकि ये इधर वाली तो 1 हो गई, मतलब बची हुई उसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो इसको मैं साइड में ले लेता हूं, ln x की घात अल्फा माइनस बीटा बटे x की घात अल्फा बीटा प्लस 2, इस सीमा का मान शून्य आना चाहिए, इस सीमा का मान शून्य आना चाहिए। फिर से देखो ये अनंत रखेंगे, ऊपर वाला भी अनंत जा रहा है, नीचे वाला भी अनंत जा रहा है। अनंत बटा अनंत है क्या, नहीं, अभी हमें नहीं पता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, इस घात पे डिपेंड करेगा। क्यों ना इसको थोड़ा सा जीरो जीरो में बदल लिया जाए। जैसे कि मान लीजिए x इज इक्वल टू मैं 1/t रख दूं, x इज इक्वल टू मैं 1/t रख दूं, तो ये कितना हो जाएगा अपना, t टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। ये किस में बदल जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ln 1/t की घात अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1/t की घात अल्फा बीटा प्लस 2, है ना, और t टेंडिंग टू जीरो आ जाएगा, t टेंडिंग टू जीरो आ जाएगा।
ठीक है। t जब 0 की तरफ जाएगा तो ये अनंत की तरफ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अपना लिमिट t टेंडिंग टू 0, और ये है माइनस ln t की घात अल्फा माइनस बीटा, और ये t ऊपर आ जाएगा, यानी t की घात अल्फा बीटा प्लस 2 गुणा माइनस ln t की घात अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या यहां तक की चीजें? ठीक है क्या यहां तक की चीजें? बोलो। डन? क्या यहां तक की बातें क्लियर? बताओ फटाफट, क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? अब कैसे करें, इसके आगे क्या सोचें, इसके आगे क्या सोचें? तो देखो यहां पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि काम और कर सकते थे अपन कि यहां पर 1/t रखने की जगह अगर ln x इज इक्वल टू ही t रख दिया जाए तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ई की घात t, और जब x अनंत की तरफ जाएगा तो e की घात t भी अनंत की तरफ ही जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये भी अनंत की तरफ ही जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन लिखने की कोशिश करें ऐसे, तो ln x की जगह मैं लिख दे रहा हूं t टेंडिंग टू अनंत। ln x की जगह t लिखा, x अनंत की तरफ जाएगा, t भी अनंत की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा t की घात अल्फा माइनस बीटा अपॉन x की घात e की घात t की घात अल्फा बीटा प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? t अनंत की तरफ जा रहा है, t टेंडिंग टू अनंत, ऊपर वाली चीज अनंत की तरफ जा रही है और पूरी चीज 0 की तरफ भेजनी है। पूरी चीज अगर 0 की तरफ भेजनी है हम लोगों को, तो इसको ऐसा लिख लें अगर अपन e की घात t की घात अल्फा बीटा प्लस 2, अगर अल्फा बीटा जो है, ध्यान से सुनना, ये बात याद रखो कि लिमिट x टेंडिंग टू अनंत x अपॉन e की घात x ये सदैव शून्य होता है ना। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुमसे कि ये तो अनंत की तरफ ही जाएगा, ये ऊपर वाली राशि तो अनंत की तरफ ही जाएगी, है ना। कैसे? दो केस समझाता हूं तुमको, दो केस समझाता हूं यहां पर। पहला केस है कि अगर अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो, अगर अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो तब ये लिमिट क्या बनेगी? ऊपर वाली चीज अनंत है, ऊपर वाली चीज अनंत हो जाएगी, टी की घात अल्फा माइनस बीटा, ऊपर धनात्मक चीज लिखी हुई है, ई की घात टी अल्फा बीटा प्लस 2, अल्फा बीटा प्लस 2। अब ये अगर अल्फा बीटा प्लस 2 धनात्मक बना रहा तो नीचे e की घात t बना रहेगा, और नीचे e की घात t बना रहेगा तो जो e की घात t होगा वो सदैव इससे बड़ा होगा। e की घात t जो है वो t की घात अल्फा माइनस बीटा से हमेशा बड़ा होगा जब तक ये चीज धनात्मक है। तो अल्फा बीटा अगर 2 से बड़ा है तो ऊपर वाले अनंत से नीचे वाला अनंत कहीं ज्यादा बड़ा होगा और ये चीज 0 चलती रहेगी। बस दिक्कत कब होगी? जब मान लो e की घात t ऊपर पहुंच जाए। दूसरा केस, अगर अल्फा लेस देन बीटा हुआ तो फिर क्या होगा? लिमिट t टेंडिंग टू अनंत, यहां t की घात क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा। नीचे तो जो चीज है वो है ही, है ना। अगर ये नेगेटिव नंबर आ गया तो ये बटे में चला जाएगा, ये अनंत की घात ऋणात्मक हो गया, इसको नीचे ले जाकर बीटा माइनस अल्फा लिख देता हूं, e की घात t अल्फा बीटा प्लस 2। अब ये जो चीज है, ये जो चीज है ये अनंत हो गई। अब यहां पे फिर से अगर ये अनंत बना रहे तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगर ये अनंत बना रहेगा 1/अनंत 0 की तरफ चलता रहेगा। अब ये अनंत कब बना रहेगा? जब तक अल्फा बीटा प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है। तो जब तक अल्फा बीटा प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है तब तक हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक अल्फा बीटा प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता कब करनी है? मान लीजिए अल्फा बीटा प्लस 2 लेस देन 0 हो गया, मतलब e की घात t की घात ऋणात्मक हो गई। ऋणात्मक होगी मतलब ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला गया तो फिर पूरी की पूरी राशि किस तरफ जाने लग जाएगी? लिमिट किस तरफ जाने लग जाएगी? अनंत की तरफ जाने लग जाएगी।
तो हमारा उद्देश्य केवल और केवल इतना होना चाहिए कि अल्फा बीटा प्लस टू ग्रेटर देन जीरो बना रहे, अल्फा बीटा प्लस टू ग्रेटर देन जीरो बना रहे, अल्फा बीटा प्लस टू ग्रेटर देन जीरो बना रहा है। तो अब इन ऑप्शन में देख लो कि अल्फा बीटा प्लस टू ग्रेटर देन जीरो पहले वाले में नहीं है, अल्फा बीटा प्लस टू इसमें है, अल्फा बीटा प्लस टू इसमें है, और अल्फा बीटा प्लस टू इसमें नहीं है। तो आंसर क्या क्या हो जाएगा अपना, बी और सी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, माना कि अल्फा एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, माना कि फलनों इसको और इसको एफ एक्स जो है रियल नंबर टू रियल नंबर, जी एक्स जो है अल्फा अनंत से आर को इससे और इससे परिभाषित किया जाता है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई 12 और जी एक्स इज इक्वल टू 2ln रूट एक्स माइनस रूट अल्फा अपॉन ln ई की घात रूट एक्स माइनस ई की घात रूट अल्फा। ऐसी कहानी है, ठीक है, ऐसी कहानी है। ठीक है, अब 2 मिनट वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, 2 मिनट वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट से। कौन सी फॉर्म है, सबसे पहले ये चीज समझो। अगर हम लोगों को x टेंडिंग टू अल्फा प्लस एफ ऑफ जी एक्स चाहिए तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये जी एक्स किस तरफ जा रहा है। जब x अल्फा की तरफ जा रहा है तो जी एक्स किस तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर ये जी एक्स किस तरफ जा रहा है ये चीज पता चल गई तो बस उस मान को लाकर हमें यहां पर रख देना है, उस मान को लाकर हमें यहां पर रख देना है ना। तो सवाल किस में कन्वर्ट हो गया अपना, लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा 2ln रूट एक्स माइनस रूट अल्फा अपॉन ln ई की घात रूट एक्स और ई की घात रूट अल्फा। तो x इज इक्वल टू अल्फा रखें तो अंदर कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा जीरो हो जाएगा, यहां पर भी जीरो हो जाएगा, ln जीरो जीरो अनंत बटा अनंत हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लगा देता हूं एल हॉपिटल, एल हॉपिटल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे रूट एक्स माइनस रूट अल्फा और रूट एक्स बाई रूट अल्फा। रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, बटे में क्या आ जाएगा, पहले 1/, ई की घात रूट एक्स माइनस ई की घात रूट अल्फा। ठीक है, अब ई की घात रूट एक्स का हो जाएगा ई की घात रूट एक्स और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 0। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, या इसको नीचे भेज देते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, है ना। जो जो चीजें ऊपर जाने की उनको ऊपर भेज देते हैं, ई की घात रूट एक्स, ई की घात रूट अल्फा और इसके साथ ये 2 रूट एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे एक ये ई की घात रूट एक्स रह जाएगा, अल्फा है ये, अनंत नहीं है, अल्फा है। ई की घात रूट एक्स एक नीचे रह जाएगा, ये 2 से तो ये 2 कट जाएगा, है ना, और नीचे एक और क्या आ जाएगा, रूट एक्स गुणा रूट एक्स माइनस रूट अल्फा। तो देखो कुछ चीजें और कटती हुई दिख रही है, क्या कट रहा है, ये रूट एक्स से ये रूट एक्स कट जा रहा है, इसमें रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहां पे ये देखोगे तो ये 0/0 बन रहा है। अब चाहो तो इस वाले को तो छोड़ दो, इनमें एल हॉपिटल लगा दो एक और बार, या फिर स्टैंडर्ड लिमिट भी बना सकते हो। एल हॉपिटल लगा देते हैं, ई के हाथ रूट एक्स का रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ये गुणा 2, इस ई की घात रूट एक्स को तो मैं साइड में लिखता हूं। एक तरह से तुम ये बोल दो कि इस लिमिट को मैंने अलग कर दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा 1 ई की घात रूट एक्स गुणा लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा, और यहां पर क्या आ जाएगा, इसका 1/2 रूट एक्स और माइनस 0। तो ये इससे ये भी कैंसिल हो गया, वो था 1/, ई की घात रूट एक्स, ये था ई की घात रूट एक्स, ये आता ई की घात रूट अल्फा, ये आता ई की घात रूट अल्फा। तो ये कितना हो गया, ये 2 2 2 2 2 2, ये एक 2 बचा हुआ है, ये एक 2 यहाँ पे साइड में है, तो ये 2 गुणा हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। मतलब ये अंदर वाली राशि जो है, जब x अल्फा की तरफ जाता है, gx जो है वो 2 की तरफ जाता है, तो ये चीज हो जाएगी f ऑफ 2, और f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, sin π/6, आंसर विल बी 1/2।
आंसर विल बी 1/2। क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर नहीं होनी चाहिए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल, बीटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की घात x क्यूब माइनस दिस प्लस दिस, ये तब 6 बीटा का मान कितना होगा? तब 6 बीटा का मान कितना होगा? ठीक है, करो इसको। एक हिंट मैं दे देता हूं कि प्रसार के आसपास सोचा जा सकता है, प्रसार के आसपास सोचा जा सकता है। एक हिंट है तुम्हारे लिए कि प्रसार के आसपास सोचा जा सकता है, प्रसार के आसपास सोचा जा सकता है। हिंट यही है कि प्रसार के आसपास सोचा जा सकता है। करो। देखो एक चीज तुम्हें समझा देते हैं कि जब x टेंडिंग टू 0 होता है ना, तो अपन साइन x को x से रिप्लेस कर सकते हैं। दीज आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो ये तुम्हें प्रसार से हल्का फुल्का बचा सकता है ना। देखते हैं क्या बनेगी यहाँ पे चीज। ये क्या हो जाएगा, बीटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की घात x क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब की घात 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 माइनस 1 गुणा साइन एक्स, एक्स गुणा साइन स्क्वायर एक्स। तो e की घात एक्स क्यूब को तो e की घात एक्स क्यूब, या इसको मैं लिख देता हूं 1 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 1। याद रखना प्रसार कैसे होता है, यहां पे जो भी चीज लिखी होती है बटे फैक्टोरियल 1 प्लस इसका स्क्वायर। अब मैं एक्स क्यूब तक ही क्यों लिख रहा हूं वो बताने के लिए चलो पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं अपन, है ना। इसको मैं e की घात एक्स क्यूब लिख लेता हूं, 1 माइनस एक्स क्यूब की घात 1/3 लिख लेता हूं। यहां पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 माइनस 1। साइन एक्स को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, नीचे एक्स इस साइन स्क्वायर एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब नीचे देखोगे तो घात अधिकतम कितनी आ रही है, एक्स क्यूब आ रही है ना। एक्स क्यूब तक ही ऊपर वाले प्रसार करने हैं, तो एक्स क्यूब तक ही ऊपर वाले प्रसार करोगे तो e की घात एक्स क्यूब हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस, ये क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देता हूं। जैसे e की घात अल्फा है तो इसका प्रसार होता है 1 प्लस अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 1 अल्फा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डैश डैश डैश। 1 प्लस एक्स की घात n का प्रसार होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर डैश डैश डैश, है ना। तो अब यहां पर ये घात आगे आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, है ना, माइनस है एक्स क्यूब बाई 3। इसके आगे फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहां एक्स की जगह माइनस एक्स क्यूब है और एन की जगह 1/3 है। ये हो गई चीज, प्लस यहां कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब क्या इसका अगला पद लिखने की जरूरत है, देखो यहां x की जगह अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, ये आ गया, आगे लिखूंगा x की घात 4 आ जाएगी, कोई मतलब की नहीं है, बस इतना लिख के छोड़ दो। और इस साइन x को लास्ट में अपन ने कितना लिख दिया था, x लिख दिया था, बटे में कितना आ गया, बटे में आ गया एक्स क्यूब, बटे में कितना आ गया, बटे में आ गया एक्स क्यूब। 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 से 1 कट जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 2 बटे में आ गया एक्स क्यूब। ये 1 से ये 1 और कट गया, है ना। एक्स क्यूब कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 माइनस 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2/3 माइनस 1/6, उत्तर आ रहा है अपना 5/6। हमसे पूछा गया 6 बीटा, तो 6 बीटा की वैल्यू हो जाएगी 5, 6 बीटा की वैल्यू हो जाएगी 5। क्लियर है? बोलो, आया मजा, हो गया सवाल, कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बोलो क्लियर है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल, अब सततता पर कुछ सवाल है और फिर सततता और अवकलनीयता पर मिक्स सवाल भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सततता पे सवाल देखते हैं। माना कि x से छोटा या x के समान पूर्णांक, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात कर रहे हैं कुल मिला के,
और फलन ऐसा ऐसा है, और फलन ऐसा ऐसा है, कैसा कैसा है, ऐसा ऐसा है, निम्न में से किन बिंदुओं पर असंतत है, निम्न में से किन बिंदुओं पर असंतत है। ध्यान से देखना, यहां पर एफ एक्स क्या है, कॉस पाई गुणा एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, कॉस पाई गुणा एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। और हमारे पास जो बिंदु है वो है -1, 0, 2 और 1, मतलब हमको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अपन कुछ इंटरवल कंसिडर करते हैं। सबसे छोटा अपना -1 से है ना, तो अगर जैसे x -1 से 0 तक ले ले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एफ एक्स कॉस पाई गुणा x -1 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपना एफ एक्स, इसी लाइन में चलने देते हैं, कॉस माइनस पाई प्लस पाई एक्स, या माइनस कॉमन ले लें, पहले पाई एक्स माइनस पाई लिख देता हूं, इसको अपन क्या भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस के अंदर तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। पहले तो ये कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा। फिर दूसरे पे आ जाते हैं, x अगर 0 से 1 के बीच में ले लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ये 0 हो जाएगा, कॉस पाई ये 0 हो गया तो बचा x, बस कॉस पाई x, इतनी चीजें ही रखते हैं अपन। फिर आ जाते हैं तीसरे पर, 1 से लेकर 2, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा 1, एफ एक्स हो जाएगा कॉस पाई एक्स प्लस पाई, है ना, इसकी जगह 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस पाई एक्स, और फिर तृतीय चतुर्थांश में चले गए, तीसरे चतुर्थांश में चले गए, कॉस पाई प्लस थीटा वैसे माइनस कॉस थीटा हो जाता है। फोर्थ आ जाएगा अपना, अगर x इज इक्वल टू बस 2 ले लें, या 2 से 3 पूरा ही ले लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा 2 कॉस पाई एक्स प्लस इसकी जगह 2 लिखोगे तो 2 पाई हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस 2 पाई प्लस पाई एक्स, तो ये हो गया कॉस पाई एक्स, ठीक है। तो यहां पर है माइनस कॉस पाई एक्स, कॉस पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स और कॉस पाई एक्स, ठीक है। ये हो गई 4 चीजें। अब अपन इसको ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे ही ग्राफ बनाएंगे चीजें सारी विजिबल हो जाएंगी, है ना। तो क्या क्या बनाना है अपन को, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3। -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3। -1 से 0 में ये है माइनस कॉस पाई एक्स, है ना, माइनस कॉस पाई एक्स। पहले कॉस पाई एक्स का ग्राफ देख लेते हैं कि कॉस पाई एक्स का ग्राफ -1 से 3 में कैसा होगा। कॉस पाई एक्स का ग्राफ पहले अपन देख रहे हैं, कॉस पाई एक्स का ग्राफ, तो 0 पर मान 1 होता है, 1 रखेंगे तो मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 2 पाई 1 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और इधर ऐसी कहानी होती है। ये तो किसका है, कॉस पाई एक्स का, है ना। लेकिन अपन को अब करने हैं इनके ऋणात्मक। कहां कहां ऋणात्मक करना है, -1 से 0 में ग्राफ को पलट दो, और फिर 1 से 2 में ग्राफ को पलट दो। -1 से 0 में ग्राफ को पलट दो, मतलब इसका उल्टा कर दो। यहां ग्राफ ऐसा ही रहेगा, कॉस पाई एक्स वाला ही, फिर इसमें फिर से पलट जाएगा, और फिर इसमें फिर से ऐसा ही रहेगा, है ना। तो ये नीले वाले ग्राफ को अगर अपन हटा दें थोड़ी देर के लिए, तो ये ऐसा कुछ ग्राफ अपना रहने वाला। अब इस ग्राफ को अपन ध्यान से देखें तो किन बिंदुओं पर असतत है, किन बिंदुओं पर असतत है, किन बिंदुओं पर असतत है। 1 मिनट, यहां पर अपने पास क्या है, 0 माइनस कॉस 0, किन बिंदुओं पर असतत है, 0
से पहले, जीरो के बाद। ग्राफ एक बार ध्यान से देख लो, किन किन बिंदुओं पर असतत दिख रहा है, किन किन बिंदुओं पर असतत दिख रहा है। -1 पे, एक्चुअली अपन को -1 से पहले वाला भी बनाना चाहिए था। -1 से 0 में इसका मान -1 आ रहा, ध्यान से सुनना भैया, एक बार बस क्रॉस चेक कर रहे हैं। -1 से 0 में इसका मान -1 आएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स दिस पाई एक्स माइनस पाई कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है, पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस पाई एक्स। ठीक है, 0 से 1 में इसका मान 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा अपना कॉस पाई एक्स, ये सिंपल सी चीज हो जाएगी, है ना। 0 0 0, अगर इसमें 0 रखें तो कॉस 0 1 -1 ऐसी चीजें हो जाएंगी। फिर आगे बढ़ाते हैं, कॉस पाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, 0 से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, 0 से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। 0 से थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो ये हो जाएगा -1, है ना, और वो 0 ही रहेगा तो वो हो जाएगा कॉस माइनस पाई, यानी कॉस पाई, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, निम्न बिंदुओं पर असतत है। इसके आगे फिर से ऐसा होगा, इसके आगे फिर से ऐसा होगा, कोई दिक्कत यहां पर? समान या बड़ा पूर्णांक है, x से छोटा, माना कि x से छोटा या x के समान सबसे बड़ा पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तब निम्न में से किन बिंदुओं पर असतत है ना। एक बार अपन 0 प्लस पे चेक करें तो कॉस पाई, 0 प्लस पे ये 0 रहेगा और यहाँ 0 रखेंगे तो कॉस 0 1 हो जाएगा, 0 माइनस कॉस पाई एक्स 0 -1 हो जाएगा, और अब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस पाई विच इज इक्वलेंट टू कॉस पाई -1 हो जाएगा। ठीक है, यही रहना चाहिए, क्या लगता है तुम लोगों को? क्या लग रहा है तुम लोगों को, यही चीज रहनी चाहिए? एक बार फटाफट से चेक कर लो तो किन किन बिंदुओं पर असतत है, किन किन बिंदुओं पर असतत है। तो ये तो सभी बिंदुओं पर हो जाएगा, सभी पूर्णांकों पर हो जाएगा, तो उत्तर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ग्राफ ही दिख रहा है हमको, बस ऐसा ही ये ग्राफ चलता रहेगा, चारों पांचों जगह पर ये असतत हो जाएगा। ABCD विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर हमारी सततता और अवकलनीयता दोनों साथ में आने लग जाएगी। अब यहाँ से हमारी सततता और अवकलनीयता दोनों साथ में आने लग जाएगी। कुछ सवाल हम ऐसे देखेंगे जिनमें सततता भी है, अवकलनीयता असततता और अवकलनीयता दोनों के सवाल रहने वाले हैं, असततता और अवकलनीयता दोनों के सवाल रहने वाले हैं। ठीक है, देखो, माना कि फलन ऐसा ऐसा है, क्या है, f ये फलन है, g ये फलन है, ABCD वास्तविक संख्याएं हैं, h एक फलन है जो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित किया गया है। ठीक है, सभी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या में परिभाषित किया गया है, और hx जो है वो किस तरह से लिखा गया है, a टाइम्स fx प्लस b टाइम्स gx प्लस g ऑफ 1/2 माइनस x और प्लस c टाइम्स x माइनस gx प्लस d टाइम्स gx। बड़ा मजेदार सवाल है। पहले अपन ये चीज ज्ञात कर लेते हैं ये क्या रहने वाली है, gx तो अपने पास है ही। फिर क्या करना है अपन लोगों को, अलग अलग कंडीशंस दी हुई है कि अगर A0 B1 C0 D ये हो तो फिर क्या होगा, एक एक। अच्छा, तो अच्छा खासा लंबा चौड़ा ये सवाल है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपन सीखेंगे, ध्यान से इस सवाल को सुनते रहना। सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि gx जो है वो क्या है, gx 1 माइनस 2x 0x 1/2 0 अदरवाइज। ओ
जीरो अदरवाइज अन्यथा, ठीक है। और अपन g ऑफ 1/2 माइनस एक्स और पता करें तो g ऑफ 1/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 गुणा x की जगह 1/2 माइनस एक्स, यहां भी x की जगह 1/2 माइनस एक्स आ जाएगा 0 से लेकर 1/2 में, और यहाँ 0 अदरवाइज होता ही रहेगा कि इसके अलावा बाकी सब जगह ये ऐसा ही चलेगा। सुन रहे रहना, समझते रहना ध्यान से। तो कितना हो जाएगा ये g ऑफ 1/2 माइनस एक्स, ये अंदर गुणा कर दो तो 1 माइनस 1 प्लस 2x, और 1/2 माइनस एक्स, इसको माइनस से गुणा कर दे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2, ये हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस 1/2, और ये हो जाएगा लेस देन 0। तो ये हो जाएगा x 1/2 से छोटा और 0 से बड़ा, मतलब फिर से यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, 0 से 1/2 ही आ जाएगा, और अदरवाइज तो ये 0 ही है। फाइनली अपन क्या लिख सकते हैं, g ऑफ 1/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2x, x 0 से 1/2, 0 अदरवाइज, ठीक है। अब इस चीज को और इस चीज को अगर जोड़ दिया जाए तो g ऑफ x प्लस g ऑफ 1/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, g ऑफ x प्लस g ऑफ 1/2 माइनस एक्स, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 1, जो कि होगा x 0 से 1/2 के बीच में और 0 अदरवाइज। तो ये तो बड़ा सिंपल सा फलन अपने पास आ चुका है, बड़ा सिंपल सा फलन अपने पास आ चुका है। ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन करते कैसे की है। जब हमें g ऑफ 1/2 माइनस एक्स चाहिए था तो हमने x को 1/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। अब एक जगह नहीं करते हैं, अगर यहाँ 1/2 माइनस एक्स लिखा है यहाँ भी लिखना पड़ेगा। यहाँ 1/2 माइनस एक्स लिखोगे ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ 1/2 माइनस एक्स लिखोगे ये ऐसा कर कर आके यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये चीज हम लोगों को मिल चुकी है, एच एक्स इज इक्वल टू ये बड़ी बड़ी सी चीजें हैं, इन सबको अभी अपन थोड़ी देर के लिए ऐसा ही रखते हैं। और यहाँ पर पहले पार्ट पर आते हैं। पहला पार्ट कहता है कि यदि A0 B1 C0 D0 है ना, इस सवाल से मैं फिर से शुरू करता हूं और एच एक्स यहां लिखता हूं। एच एक्स इज इक्वल टू क्या है, A गुणा एफ एक्स, A गुणा एफ एक्स प्लस B गुणा जी ऑफ एक्स प्लस B गुणा जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ 1/2 माइनस एक्स, जो अभी अभी अपन ने निकाल लिया है बड़ा सा, C गुणा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, C गुणा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस D गुणा जी ऑफ एक्स। और जो पहला सवाल है, पहले सवाल में हम लोगों को क्या दिया गया, बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। इस एक सवाल को करने से तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दिया है ना। सबसे पहले क्या है अपने पास, A0 B1 C0 D0, A0 हट गया, B1 है, C0 D0, तो अपने पास बचा बस इतना सा। पहले सवाल में एच एक्स ऐसा है। अब ये तो तुम जानते ही हो ये क्या चीज है, ये 1 है जब तक x 0 से 1/2 है, और ये 0 है अदरवाइज अन्यथा। तो इस फलन के बारे में अपन को बात करनी है कि ये एकेकी है क्या, ये आच्छादक है क्या, ये अवकलनीय है क्या, इसका परिसर ये है क्या और इसका परिसर ये है क्या। तो मैं फिर से पीछे जाता हूं और इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करता हूं, इसके ग्राफ को बनाने की कोशिश करता हूं। तो 0 से 1/2 में जीरो से 1/2 में ये आएगा, इसके आगे ये 0 है और इसके पीछे भी 0 है। तो यहां पर ये एक एक ही नहीं है, ये बहु एक एक ही है, पहली चीज तो है ना। अच्छा, एच एक्स के बारे में पहले ही बता देता हूं, एच एक्स को परिभाषित किया गया है वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या में, है ना। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो परिसर है, परिसर कैसा है इसका, या तो केवल 0 है या केवल 1 है, मतलब ये कैसा भी हो जाएगा, ये आच्छादक हो जाएगा क्योंकि इसके परिसर में तो 2 ही अवयव है। और ये क्या अवकलनीय है क्या, नहीं है। x इज इक्वल टू 0 और 1/2 पर असतत और अवकलनीय नहीं है।
असतत है और अवकलनीय नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर रहनी चाहिए। अब दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरे में क्या दिया हुआ है? अच्छा, इसका उत्तर तो देख लें। पहले वाले में क्या हुआ, एक एक ही है क्या? नहीं है, पहला तो नहीं जाएगा। और फिर आ जाते हैं अपन, आच्छादक है क्या? तो हाँ, आच्छादक है। पी के साथ, ओहो, पी के साथ आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं, अंतरशेपी है, अंतरशेपी है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, आच्छादक नहीं है, अंतरशेपी है। कैसा है ये? अंतरशेपी। परिसर तो छोटा सा है ना इसका, अंतरशेपी है। कैसा है? अंतरशेपी है। तो पी के साथ एक एक ही नहीं है, आच्छादक नहीं है, अवकलनीय भी नहीं है, परिसर ये भी नहीं है, 5। तो पी का उत्तर 5 है, मतलब बी या सी में से कोई एक उत्तर आने वाला है। अब अपन देखते हैं आगे कि बाकी फलन के बारे में क्या करने, अपन को सारे करने, हम लोगों को सारे हैं, छोड़ना कोई सा भी नहीं है। दूसरे पार्ट पर आता हूं। दूसरे में क्या करना है अपन को? A1 बाकी सब 0। अगर A1 कर देंगे तो एच एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सीधा सीधा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स क्या है? तो एफ ऑफ एक्स है आपका एक्स गुणा मॉड ऑफ एक्स गुणा मॉड ऑफ एक्स गुणा साइन 1/x और 0, ये जब x 0 नहीं है, ये जब x 0 है, यही है ना, x गुणा मॉड ऑफ साइन x गुणा साइन 1/x जब x 0 है और जब x 0 नहीं है, जब x 0 है और जब x 0 नहीं है। अब इस फलन के बारे में क्या करें? इस फलन के बारे में क्या करें, कैसे करें, है ना? तो पहले मैं इसको थोड़ा और परिभाषित करता हूं। कैसे परिभाषित करूं? जब x लेस देन 0 है तो मॉड ऋणात्मक से खुलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x। जब x 0 है तो ये 0 हो जाएगा। जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, अब थोड़ा बहुत इसके ग्राफ को बनाने की कोशिश करेगा। देखो, असतत अगर ये होगा तो कहाँ होगा? 0 पर होगा। यही बस 0 पर ही दिक्कत है, बाकी और तो और कहीं दिक्कत है नहीं। बाकी सीमाएं अपन ज्ञात कर सकते हैं, है ना? जैसे कि जो भी होगा, मान लीजिए इसमें मैं 0 पर सतत है या नहीं है ये पता करने की कोशिश करता हूं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एच एक्स क्या आ रहा है ना? तो 0 प्लस पे या 0 माइनस पे देखें, 0 प्लस पे देखते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा साइन 1/x। तो ये चीज 0 है। यहां जो भी राशि लिखोगे 1/0 अनंत टाइप होगा, साइन अनंत का मान -1 से 1 के बीच में होगा और इसमें 0 गुणा करोगे तो ये 0 हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एच एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यहां क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर गुणा साइन 1/x। मतलब सतत तो ये है, क्योंकि फलन का मान x इज इक्वल टू 0 पर है, 0, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, मतलब सतत तो ये है। अब अवकलनीयता कैसे जांच करें? तो अवकलनीयता जांच करने के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश 0 प्लस, ये क्या होता है अपना? लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। तो 0 प्लस एच, 0 से बड़ा रखेंगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर साइन 1/h अपॉन h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h अपॉन साइन 1/h। तो फिर से वैसी ही कहानी, अंदर -1 से 1 हो, ये गुणा हो गया तो ये 0 तो हो ही जाएगा, ये 0 तो हो ही जाएगा। और f डैश 0 माइनस जब आप पता करोगे तो क्या होता है? 0 माइनस h होता है, मतलब 0 से छोटा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस h। तो ये कितना हो जाएगा? 0 से छोटी राशि के लिए माइनस h का स्क्वायर, h स्क्वायर ही हो जाएगा, साइन -1/h अपॉन माइनस h। तो यहां से एक माइनस बाहर आएगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक h गुणा में रहेगा
और h टेंडिंग टू जीरो प्लस है तो ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी, ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी, ठीक है, ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी। पता नहीं क्या था, एनीवेज अब क्या करें, मतलब ये अवकलनीय भी है। अच्छा अनंत पे जाएंगे तो क्या होगा, f नहीं, ये h कर देना चाहिए था, h के लिए पता कर रहे हैं, या h और f अभी तो समान ही हो गया, जो h है वही f है। लिमिट x टेंडिंग टू अनंत, अनंत चाहे प्लस अनंत पे जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां अनंत डालोगे तो 1/अनंत, अनंत गुणा जीरो जैसी चीजें हो रही है क्या, देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अनंत, एक x को यहीं रहने देता हूं और साइन 1/x अपॉन 1/x, तो ये क्या हो गया, साइन टेंडिंग टू जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो, ये राशि 1 हो जाती है और गुणा में अनंत हो रहा है तो ये अनंत आ जाएगा। इसी तरह से ऋणात्मक वाले में भी यही कहानी होगी, वहां क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अनंत माइनस अनंत, जब माइनस अनंत की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस एक x अलग कर लेंगे, साइन 1/x अपॉन 1/x, तो ये अपना टेंडिंग टू जीरो बटा टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस फिर से प्लस अनंत आ जाएगा, तो माइनस अनंत की तरफ से भी प्लस अनंत जा रहा है और प्लस अनंत की तरफ से भी प्लस अनंत जा रहा है, ठीक है, क्लियर है क्या ये बात। तो अब अपन ऑप्शन चेक करने पे चले कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, एक एक की, बहु एक एक की, आच्छादक, अंतरसेपी, किस टाइप की बातें हो रही है यहाँ पे, है ना। हल्का फुल्का सा इस चीज को समझोगे अगर तुम तो ये पाओगे कि जीरो पर जीरो मान था, प्लस अनंत पे भी प्लस अनंत है और इधर माइनस अनंत पे भी प्लस अनंत है और फलन सतत है, मतलब ये कैसा भी जाएगा, सम फलन भी है क्या, सम फलन भी है, ये तो सम फलन भी है, x की जगह माइनस एक्स लिखेंगे तो सम फलन भी, मतलब जैसा एक तरफ वैसा ही दूसरी तरफ, है ना, जो 5 रखने पे आएगा वही -5 रखने पे आएगा, मतलब ये जो दूसरा वाला है ये भी कैसा है, बहु एक ही है, दूसरा ये भी अंतरक्षेपी है, क्यों है ये भी अंतरक्षेपी, क्योंकि भैया केवल धनात्मक मान ले रहा है, ये ऋणात्मक मान लेगा ही नहीं, है ना, इसमें धनात्मक रखोगे तब तो धनात्मक ही आएगा, ऋणात्मक रखोगे तब भी धनात्मक ही आ जाएगा, ठीक है, कभी भी ये ऋणात्मक मान लेगा ही नहीं, या ले भी सकता है, नीचे की तरफ आ जाए, कभी माइनस अनंत चला जाए, कुल मिला के माइनस अनंत ले पाएगा क्या, ये जीरो पर जीरो है, उधर दोनों तरफ अनंत जा रहा है, सम फलन तो ये है, सम फलन तो ये है। अभी अपन परिसर पे कोई कमेंट नहीं करते हैं, है ना, उसके लिए अभी अपन को अवकलन वगैरह करना पड़ेगा। अपन यहाँ पर आते हैं, एक एक ही ये नहीं है, आच्छादक 1 मिनट रुकते हैं, अवकलनीय ये है, अब अवकलनीय अगर ये है तो फिर क्यू में तीसरा तो हो ही गया अपना, है ना, और व्यवस्था अपनी बैठ चुकी है, मतलब ध्यान से देखोगे तो आंसर जो है वो सी अब बैठ चुका है अपना, ठीक है, परिसर 0 से 1 कदापि नहीं है, क्यू वाले में बात करें अपन तो पहला तो बिल्कुल नहीं है, दूसरे पे अपन डाउटफुल है अभी, तीसरा सही है, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है। अब आच्छादक है ये बात तो छोड़ देते हैं क्योंकि अपन तो इस हिसाब से बैठे हुए हैं, अब तुम्हें सही में पता करना है कि आच्छादक है या नहीं है, तो तुम्हें है ना फिर इसको ये देखना पड़ेगा कि एक बार अवकलन करना पड़ेगा, मैक्सिमा मिनिमा निकालना पड़ेगा कुल मिला के कि कहीं ये बहुत छोटे ऋणात्मक मान तो नहीं ले रहा है, बहुत छोटे ऋणात्मक मान तो नहीं ले रहा है ना, कहीं ये बीच में ऐसे नीचे जाके तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब मैं बहुत छोटी ऋणात्मक संख्या लिखूंगा तो ये माइनस, जैसे माइनस अनंत का स्क्वायर लिख दें और ये ऑसिलेट करेगा, ये ऑसिलेट करेगा तो ये ऊपर नीचे जा सकता है ना। एनीवेज अभी यहाँ पर अपन को उसको लेके चिंता नहीं करनी है क्योंकि अपनी व्यवस्था तो बैठ चुकी है, आंसर तो सी आ चुका है, देखा जाए तो आंसर तो सी आ चुका है। आच्छादक के बारे में अभी हम लोग श्योर नहीं है, चलो मान लो सर हम श्योर नहीं है, मान लो हमें ये भी लग रहा है, अभी भी हम लोग इन दोनों में डाउटफुल है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, आच्छादक मान लिया चलो लेगा ये, है ना, ऐसा मान लेते हैं कि जब ये अनंत की तरफ जा रहा होगा, वैसे तो मैंने बता दिया भाई तुमको कि माइनस अनंत जाएगा तो भी ये बटे में चला जाएगा, ये चीज 0 होगी, ये चीज 1 हो जाएगी और ये प्लस अनंत की तरफ ही जाएगा,
है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर ऑसिलेट कर सकता है, बहुत बड़ी राशि रख दे तो -1 से 1 के बीच की कोई चीज़ हो जाएगी और बाहर अनंत से गुणा कर रखा है, ऑसिलेट हो सकता है। तो थोड़ी देर के लिए अपन अभी भी मान लेते हैं कि इन दोनों में हमको अभी क्लियर नहीं है। तो अपन तीसरे पार्ट पे चलते हैं ना, 0 0 1 0 0 0 1 0। तो HX अपना क्या हो जाएगा, पहला 0 दूसरा 0 0 0 1 0, यानी कि x माइनस जी ऑफ एक्स, x माइनस जी ऑफ एक्स। अभी इससे सारी क्लैरिटी आ जाएगी, इससे सारी क्लैरिटी आ जाएगी अपन को, है ना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। gx क्या था, gx था एक नहीं, gx था 1 माइनस 2x, लिखा हुआ है अपने पास, कोई चिंता की बात है नहीं। gx है 1 माइनस 2x, जब x 0 से 1/2 में है, जब x 0 से 1/2 में है, जब x 0 से 1/2 में है, और अन्यथा बाकी 0 अदरवाइज। ठीक है, अब अपन को क्या करें, इसमें क्या जोड़ देना है, x जोड़ देना है, पूरे में x जोड़ देना है। तो पूरे में x जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स जब x 0 से 1/2 है, और ये हो जाएगा x अदरवाइज, अन्यथा। अब इसका ग्राफ बना के देख लो क्या होगा। 0 से 1/2 में 0 रखोगे 1 आएगा, 1/2 रखोगे 1/2 आएगा। अन्यथा क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स वाली बात बतानी है। 1/2 यहाँ रखे, 1/2 यहाँ रखे, 1/2 यहाँ रखे, y इज इक्वल टू एक्स वाली रेखा इधर ऐसी चलेगी, और y इज इक्वल टू x/2 वाली रेखा ऐसी चलेगी, है ना। तो देखा जाए तो क्या मान ये फलन नहीं लेगा, क्या ये बहु एकेकी है, तो तुम बोलोगे हाँ, ये एकेकी नहीं है, ये बहु एकेकी है। इसका परिसर क्या है, इसका परिसर होगा माइनस अनंत से लेकर 0 यूनियन फिर 1/2 से लेकर अनंत। तो क्या ये आच्छादक है, नहीं, ये अंतरक्षेपी हो गया। क्या ये अवकलनीय है, नहीं है, अवकलनीय नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि एक जगह ये टूट रहा है। चौथा क्या था, परिसर। तो परिसर तो अपन ने लिख ही दिया, ऑब्वियसली परिसर ना इसका 0 से 1 भी नहीं है, और केवल 0 केवल 1 भी नहीं है। तो फिर कौन सा बैठा, हाँ, परिसर 0 से 1 है और आच्छादक है, यहां पर फिर कौन सी व्यवस्था बैठेगी, x माइनस जी एक्स ही आएगा ना ये। जब तीसरे में क्या करना है, a0 b0 c1 और d0, a0 b0 c1 और d0, a0 b0 c0 d। ओके ओके ओके, अपन ने एक गड़बड़ कर दी, इसमें से इसको घटाना था। माइनस ऑफ जी एक्स क्या होगा, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया अपन ने, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बच गए 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 बच गए। क्या करना है हम लोगों को, जी ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, यहां इसको माइनस से गुणा कर दोगे तो माइनस एक्स जो है वो, एक्स की जगह माइनस नहीं, पूरी चीज को माइनस से गुणा करना है। ये जो भी फलन है इस पूरे फलन का ऋणात्मक कर देना है, इस फलन का ऋणात्मक कर देना है, मतलब माइनस जी एक्स क्या चीज होगी, 2x माइनस 1 जब x 0 से 1/2 में है। ये फलन जो भी मान ले रहा था उसका ऋणात्मक मान लेवा देना है हम लोगों को, और जहां 0 ले रहा था वहां तो 0 ही रहेगा, है ना। अब इसमें x जोड़ना है, इसमें x जोड़ना है, तो ये हो जाएगा अपना 3x माइनस 1, और ये हो जाएगा x जब x 0 से 1/2 है, और ये हो जाएगा अन्यथा, है ना। तो अब ग्राफ बनाता हूं मैं इसका, इसमें 0 रखेंगे तो -1 आएगा, और 1/2 रखेंगे तो 3/2 यानी कि 1/2 आ जाएगा, 1/2 पर 1/2 आ जाएगा, 1/2 1/2।
ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। और बाकी जगह x है, ये 0 से छोटे पर x है, और इसके आगे 1/2 पे तो 1/2 ही होके ये, इसके आगे रेखा जो है वो ये 3 ढाल वाली थी, फिर ये 1 ढाल वाली, ऐसे ही कुछ निकल जाएगी। ये जो पीछे से रेखा आ रही है ना, इसके साथ रहेगी ये। ठीक है, ठीक है। तो अब दिख रहा है हम लोगों को कि एक तो बहु एक एक ही है। कैसा है? बहु एक एक ही है। कैसा है? बहु एक एक ही है। दूसरा, परिसर जो है इसका अब वो माइनस अनंत से लेकर अनंत तक सब कुछ लेगा, लेकिन मतलब ये आच्छादक हो गया। तो अपना सवाल यहीं खत्म हो गया। अवकलनीय तो ये नहीं ही है, अवकलनीय नहीं है। चौथा, ना ही इसका परिसर 0 से 1 है, ना ही इसका परिसर ये है। तो कितना हो जाएगा अपना इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कि ये आच्छादक है, ये आच्छादक है। तो अपन आर के लिए क्या लिखेंगे कि ये आच्छादक है, यानी कि 2 है। तो बोला ना मैंने, तीसरा वाला ही आ रहा है। मुझे पता था कि वो 2 आना गलत है, तीसरा वाला ही आएगा। उसको आच्छादक नहीं बोल पाएंगे। चलो, बोल नहीं पाएंगे, आएगा नहीं आएगा वो सब बात की बात है, उस पर अपन डिस्कशन नहीं करते हैं। चौथे और इस आखिरी वाले पे आ जाते हैं। 0 0 0 और d इज इक्वल टू 1। 0 0 0 और d इज इक्वल टू 1, मतलब ये फलन कैसा बन जाएगा अपना? एच एक्स इज इक्वल टू, और d इज इक्वल टू 1 कर दें तो केवल gx बचेगा, केवल gx। यही था dgx। तो gx कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2x, x इज इक्वल टू 0 से लेकर 1/2, 0 अन्यथा। ग्राफ बनाते हैं। 1 माइनस 2x, 0 रखेंगे 1, 1/2 रखेंगे 0। ठीक है, बाकी सब जगह 0, इधर भी 0 और इधर भी 0। तो हम यहां देख सकते हैं इसका परिसर जो है, परिसर इसका 0 से 1 होने वाला है। ये भी बहु एक एक ही तो है ही। अवकलनीय पक्का ये भी नहीं है ना। तो परिसर बस 0 से 1 है, यही बात इसमें संतुष्ट होती है। परिसर 0 से 1 है, तो बस चौथा आ गया, बोला था ना मैंने, बस चौथा आ गया। बाकी सब गलत है इसके लिए। तो आंसर अपना फाइनली सी। बड़ा शानदार सवाल था, मजा आया होगा आई होप आपको इस सवाल को करके। बड़ा ही शानदार सवाल था, आई होप इस सवाल करके आपको मजा आया होगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल करते हैं। एक और अच्छा सवाल है, सततता अवकलनीयता पर ही आधारित है। माना फलन -1 से 1 से वास्तविक संख्या में और g -1 से 1 से लेकर -1 से 1 में है। f(x) ये है, gx ये है, जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x x से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है। f o g जो है वो -1 से 1 से लेकर r में परिभाषित है। एक संयुक्त फलन है जो कि इस तरह से लिखा जाता है के द्वारा परिभाषित है। माना अंतराल -1 से 1 में बिंदुओं की संख्या c है जिस पर यह सतत नहीं है, और बिंदुओं की संख्या d है जिस पर अवकलनीय नहीं है। तो c प्लस डी का मान कितना होने वाला है? अब शांति से, तसल्ली से बैठकर इस सवाल के बारे में थोड़ा सा सोचो, समझो और इसको करने की कोशिश करो। पहले परिभाषित करो कि f ऑफ gx आखिर दिखेगा कैसा। पहले ये परिभाषित करो कि f ऑफ gx आखिर दिखेगा कैसा, है ना। ये fx है, ये gx है ना। ये gx अगले पेज पे लिख लेते हैं अपन। f ऑफ x क्या है? f ऑफ x क्या है? मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1, मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1
प्लस मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 1, मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 1, और gx जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, gx जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, gx जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ठीक है, gx जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। और हमको क्या बताना है, f ऑफ gx। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही लिखा हुआ है। किसी संख्या में से उसके महत्तम पूर्णांक को घटा दो तो क्या मिलता है, भिन्नात्मक भाग मिलता है, तो वो भिन्नात्मक भाग ही लिखा हुआ है, उसको लेके परेशान नहीं होना। ये क्या होगा इसको समझते हैं ना। एक चीज ध्यान रखना कि ये जो दोनों फलन है, ये जो है ये पहला -1 से 1 से लेकर वास्तविक संख्याओं में है, और ये -1 से 1 तक, मतलब इसका आउटपुट -1 से 1 के बीच में ही रहेगा और वो उसका इनपुट बन जाएगा, और थोड़ी थोड़ी इस टाइप की चीजें होने वाली है। ठीक है, चलो समझते हैं। पहले इस f ऑफ x को ही मैं अच्छे से परिभाषित करता हूं। f ऑफ x आखिर में होगा क्या, तो ये कहां टूटेगा, 1/2 पर। पहला मापांक कहां टूट रहा है, 1/2 पर, और दूसरा मापांक कहां टूट रहा है, -1/2 पर। तो अपने पास हो जाएंगी चीजें, -1/2 से छोटा रख लो, -1/2 से 1/2 रख लो, और 1/2 से बड़ा रख लो। ठीक है, इसमें बराबर का चिन्ह यहां लगा लेते हैं बीच में। तो इससे क्या होगा, -1/2 से छोटे में दोनों मापांक ऋणात्मक से खुलेंगे, -1/2 से बड़ा हो गया, -1/2 से बड़ा ये, और इसमें दोनों धनात्मक से खुलेंगे। -1/2 से बड़ा हो गया, -1/2 से बड़ा मतलब देखो रख के देख लो, जैसे 0 रखा, ये ऋणात्मक है तो ये अभी भी ऋणात्मक से खुलेगा, और यहाँ 0 रखने पर धनात्मक आ रहा है तो ये धनात्मक से खुलने लग जाएगा। तो ये फलन एक्चुअल में बन क्या गया, ये बन गया -4x, ये बन गया 2, और ये बन गया 4x। ये जब x लेस देन -1/2 है, जब x -1/2 से 1/2 है, और जब x ग्रेटर देन 1/2, ये 3 टुकड़े हो गए, ये 3 टुकड़े हो गए इसके। ठीक है, अब हमें चाहिए f ऑफ gx, f ऑफ gx। तो f ऑफ gx क्या बनेगा, f ऑफ gx -4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। लेकिन ये कब होगा, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान -1/2 से छोटा होगा। 2, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1/2 से लेकर 1/2 में होगा। और 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान 1/2 से बड़ा होगा। बोलो हाँ या ना। अब यही सबसे ट्रिकी चीज थी, यही सबसे ट्रिकी चीज है। कैसे, अब सोचो तुम कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान कहां से कहां तक होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान कहां से कहां तक होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो न्यूनतम मान 0 लेता है और अधिकतम मान 1 लेता है। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को -1/2 से छोटा लिखना, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा कि भैया ये वाला पार्ट तो रिजेक्ट हो गया, दूसरे पार्ट पर आ जाता है। -1/2 तो हो ही नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम बस 0 हो सकता है, तो यहां से यहां तक रख लेते हैं। और 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जब x कैसा हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसा हो जाएगा, 1/2 से बड़ा है, और अधिकतम मान ये कितना रख सकता है, 1 रख सकता है। ठीक है, मतलब जब तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान 0 से 1/2 है, 2 उत्तर दे देना, और जब तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान 1/2 से 1 है, 4 गुणा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x उत्तर दे देना। अब बताओ मुझे, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, क्या ये आवर्ती फलन होता है, क्या ये स्वयं को दोहराता है, जैसा ये 0 से 1 में बिहेव करता है वैसा ही 1 से 2 में करता है, वैसा ही 2 से 3 में करता है, वैसा ही -1 से 0 में करता है। तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा कर लूं कि सबसे पहले अंतराल ले लेता हूं 0 से 1 वाला। तो 0 से 1 में अगर अपन ने ग्राफ बना लिया तो वैसा का वैसा ही ग्राफ अपना आगे पीछे भी चलता रहेगा, वैसा का वैसा ही ग्राफ अपना आगे पीछे भी चलता रहेगा।
ये 2 है। अब 0 से 1 के बीच में ऐसे कौन से x हैं जिसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1/2 है? तो तुम बोलोगे वही वैल्यूज ले लो सर। ये क्या होगा? 4 गुणा 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x सीधा सीधा x के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 4x, जब x कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। जीरो से 1/2 में 0 1/2 1, 0 से 1/2 में ये 2 है, 0 पे 2 है और 1/2 तक ये 2 है, ठीक है, ये 2 है। जैसे ही 1/2 पर पहुंचे, बराबर का चिन्ह ऊपर है ना, 1/2 पर भी 2 है, बराबर का चिन्ह ऊपर, बराबर का चिन्ह ऊपर। जैसे ही 1/2 पे पहुंचे ये वाली चीज चालू हो जाएगी, यहां 1/2 रखोगे 2 ही आ रहा है और 1 रखने पे 4 आ जाएगा। अब यही ग्राफ आगे पीछे भी चलता रहेगा, यही ग्राफ आगे पीछे भी चलता रहेगा। जैसे -1 से -1/2 और 1/2 से 2, ऐसी ऐसी चीजें करें अपन, तो ये हो जाएगा ये ऐसा, ऐसी ऐसी चीजें चलती रहेंगी, ऐसी ऐसी चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। अब ऐसी ऐसी चीजें अगर चलती रहेंगी तो हम लोग बाकी चीजों का उत्तर देने में अब सक्षम हैं क्या? हमें क्या बोला गया है? -1 से 1 में उन बिंदुओं की संख्या जिन पर ये सतत नहीं है और उन बिंदुओं की संख्या अवकलनीय नहीं है। पहले सतत की बातें करते हैं। -1 से लेकर 1 में यहां तक, -1 और 1 को भी शामिल नहीं करना है, तो असतत देखोगे, है ना। इधर वाली चीज को भी मैं हटा देता हूं, इस ग्राफ की भी हमको जरूरत नहीं है, और एक्चुअल में इस बिंदु को भी आपको नहीं देखना है, इसके बीच में ही देखना है। तो असतत तो केवल एक जगह है, अवकलनीय कहां नहीं है? एक ये हो गया, दूसरा ये बिंदु हो गया, तीसरा ये बिंदु, 3। मतलब असतत कितनी जगह नहीं है? 3 जगह नहीं है। अवकलनीय कितनी जगह नहीं है? सॉरी, असतत कितनी जगह नहीं है? एक जगह नहीं है। अवकलनीय कितनी जगह नहीं है? 3 जगह नहीं है। तो c प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है क्या ये बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? बोलो, क्या इस चीज को समझ पाए हो? क्या एक बार खुद से करोगे? सारी चीजों को एक बार खुद से करना चाहोगे? बताओ, क्या ये चीजें क्लियर हैं तुमको? बड़े आगे क्या फिर कुछ और बातें करें? अब लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, इस पर काफी सारे सवाल पूछे जाते रहे हैं, है ना। उनमें से कुछ सवालों को अभी हमने यहाँ पर लिया था, है ना। एक दो छोटी छोटी चीजें और मैं यहाँ पे तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, किस टाइप की चीजें अक्सर पूछी जाती हैं, किस टाइप की चीजें अक्सर पूछी जाती है ना। एक सवाल और मैं तुम्हें देता हूँ, पहले उस सवाल को करो, है ना। एक सवाल और मैं तुम्हें देता हूँ, उस सवाल को करो। तो सवाल कुछ ऐसा है, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ कॉस पाई बाई एक्स जब एक्स 0 नहीं है और 0 जब एक्स 0 है। ये फलन आपको दिया हुआ। इस टाइप की चीजें बहुत पूछी जाती है ना। ये बटे में, साइन के बटे में 1/x, कॉस के बटे में 1/x, एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ कॉस पाई बाई एक्स जब एक्स 0 नहीं है ना। अब यहाँ पे सवाल ये है तुम्हारा कि 0 और 2 पर अवकलनीयता की जांच करो। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 पर अवकलनीयता की जांच करो, अवकलनीयता की जांच करो।
तो कैसे की जाए। अभी अभी मैंने एक सवाल करवाया था थोड़ी देर पहले इसी टाइप का, अभी थोड़ी देर पहले इसी टाइप का एक सवाल करवाया था, और ये सवाल भी आईआईटी में 2012 में ही पूछा गया था। मैं चाहता हूं तुम इस टाइप के सवालों की थोड़ी प्रैक्टिस करो, इस टाइप की चीजें आने की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा रहती हैं, है ना। कहीं ना कहीं या तो सीमाओं में या सततता में या अवकलनीयता में या मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में भी ये चीजें पूछ ली जाती है। करो, क्या करें, जीरो पर पहले चेक करते हैं, है ना। तो x इज इक्वल टू जीरो। अब ये मॉड ऑफ कॉस पाई एक्स जो दिया हुआ है, इसको कैसे डील करें। अवकलनीयता की जांच करने के लिए क्या हम लोग पहले सततता की जांच कर सकते हैं क्या, या इसमें होगा क्या अगर x ग्रेटर देन जीरो और x लेस देन जीरो रखूं मैं, जीरो के आसपास, है ना। अपन को पहले जीरो के आसपास की बातें करते हैं, है ना। जैसे कि एफ एक्स अगर x ग्रेटर देन जीरो होगा, x ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये हो जाएगा पाई बाई एक धनात्मक संख्या। अब उसका मापांक फिर से दिक्कत वाली चीज है, कॉस तो ऋणात्मक धनात्मक दोनों चीजें ले सकता है, इसीलिए हमें ना केवल नेबरहुड में, केवल आसपास की बातें करनी है। नियर x इज इक्वल टू जीरो, कि x इज इक्वल टू जीरो के आसपास क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू जीरो के आसपास क्या हो रहा है। अब अगर x इज इक्वल टू जीरो से थोड़ी सी बड़ी संख्या रखता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बटे अनंत, मतलब पाई बटे जीरो, अंदर हो गया अनंत, कॉस अनंत, कॉस अनंत का मान माइनस एक से एक के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाहर तुम किससे गुणा कर रहे हो, बाहर किससे गुणा कर रहे हो। मैं पहले सततता की बात करता हूं, सततता, लिमिट x टेंडिंग टू, क्योंकि अगर सतत ही नहीं निकला तो फिर अवकलनीयता की जांच करने में अपन को दिक्कत नहीं आएगी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ कॉस पाई बाई एक्स। अगर x जीरो से थोड़ा सा बड़ा है तो यहां तो ये जीरो का ही करोगे, और यहां क्या आ जाएगा, कॉस पाई बटे जीरो प्लस। अब ये जो भी राशि होगी ये जीरो से गुणा होगी, और ये क्या होगा, कॉस और प्लस अनंत। अब प्लस अनंत माइनस एक से एक के बीच की कोई राशि होगी, ये हो जाएगा जीरो। इसी तरह से लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस करोगे तो भी यही चीज आने वाली है, एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ पाई बाई एक्स, जीरो स्क्वायर मॉड ऑफ कॉस, अब यहां माइनस अनंत आ जाएगा, माइनस वन से वन, ये चीज हो जाएगी जीरो। समझे बात को, मतलब ये सतत तो है, अब हमें मजबूरी में इसकी अवकलनीयता की भी जांच करनी पड़ेगी। तो अवकलनीयता की जांच कैसे करें, वही अपना आरएसडी एलएसडी पे जाओ, एफ डैश जीरो प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एच स्क्वायर कॉस ऑफ पाई बाई एच माइनस जीरो अपॉन एच, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एक एच से एक एच कट जाएगा, एच गुणा कॉस ऑफ पाई बाई एच। क्या होगा, फिर से जीरो प्लस यहां लिखोगे, कॉस के अंदर अनंत बनेगा, कॉस के अंदर अनंत माइनस वन से वन के बीच का एक आउटपुट देगा, यानी कि उसका मापांक लेंगे, जीरो से वन के बीच का कोई आउटपुट हो जाएगा, गुणा कर रहे हो जीरो से, पूरी राशि हो जाएगी जीरो। एफ डैश जीरो माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एच स्क्वायर कॉस ऑफ, क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट क्या होता है अपना, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, यहाँ माइनस एच का स्क्वायर आएगा और यहाँ पर पाई माइनस एच आएगा। हालांकि यहाँ फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, ये माइनस इधर लिख लेता हूं, एक एच से एक एच कट जाएगा, फिर से वही चीज, जीरो प्लस रखोगे अंदर अनंत रहेगा, अनंत का कॉस लोगे, माइनस एक से एक के बीच की कोई राशि मिलेगी, मापांक लोगे जीरो से एक में, अंदर गुणा करोगे जीरो। तो ये जीरो पर अवकलनीय है, ये जीरो पर अवकलनीय हो गया। अब इसी प्रकार से क्या तुम मुझे बता सकते हो कि दो पर ये अवकलनीय होगा या नहीं होगा, दो पर ये अवकलनीय होगा या नहीं होगा। करो 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 भैया, करो करो भैया, अगला सवाल करो, अगला सवाल किया जाए, अगला सवाल किया जाए।
दो पर चेक करो, दो पर चेक करो। अब सीधा सीधा अवकलनीयता की जांच करें या पहले सततता की जांच करें? तो पहले सततता की जांच कर लेते हैं दो पर। x इज इक्वल टू दो के आसपास क्या हो रहा है ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू प्लस लेता हूं मैं, टू प्लस लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ पाई बाई एक्स। अब दो से थोड़ी सी बड़ी राशि रखोगे तो भी ये जीरो ही होगा, ये बाहर दो का स्क्वायर हो जाएगा, अंदर कॉस पाई बाई टू हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू माइनस रखोगे तो भी ये दो का स्क्वायर हो जाएगा और ये कॉस पाई बाई टू हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर भी है नहीं। अवकलनीयता पर आ जाते हैं। अवकलनीयता एफ डैश टू प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स एच टेंडिंग टू जीरो प्लस क्या होगा, पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं इस बार ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस ये हो जाएगा एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एच। ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा अलग हो गया। एफ ऑफ टू प्लस एच आ गया, क्या आ गया, एफ ऑफ टू प्लस एच आ गया। तो क्या करूं मैं इसमें, जीरो वीरो की तो बातें ही खत्म हो गई। टू प्लस एच का होल स्क्वायर कॉस पाई अपॉन टू प्लस एच माइनस यहां क्या हो जाएगा टू स्क्वायर कॉस पाई बाई टू बटे एच। अब यहां क्या दिक्कत हो रही है कि देखो, अगर एच को मैं जीरो लिखता हूं तो ये हो जाएगा टू स्क्वायर, यहां जीरो रखते ही कॉस पाई बाई टू जीरो हो जाएगा और ये ऑलरेडी जीरो हो चुका है। ऊपर की चीज जीरो है और नीचे की चीज भी जीरो ही जा रही है। ऊपर की चीज जीरो है, नीचे की चीज भी जीरो ही जा रही है। अगर थोड़ा और पेशेंस रख के देखें तो हम क्या पाएंगे कि देखो ये वाली चीज तो एग्जैक्ट जीरो हो गई, इस वाली चीज को समझो। इस वाली चीज में क्या हो जाएगा, ये फोर प्लस एच स्क्वायर प्लस फोर एच गुणा कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एच बटे एच, है ना। अब मैं अगर लिमिट रखूं तो अभी भी वही होगा कि ऊपर जो है सर पाई बाई टू एच हो रखा है और यहां एच हो रखा है। चलो ये तो चार की तरफ चला जाएगा, ये तो जीरो बटा जीरो है ना, अभी भी ये तो जीरो बटा जीरो है, तो इसको अलग से कंसीडर कर ले। कितनी चीज को, बस इतनी सी चीज को अलग से कंसीडर कर लो। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एक जो अपना है फोर प्लस एच स्क्वायर प्लस फोर एच और गुणा में लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कॉस पाई अपॉन टू प्लस एच अपॉन एच। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये साइड में ही लिखा हुआ है, इस सीमा को हल कर लेते हैं, दोनों गुणा में ही है, दोनों गुणा में ही। और अगर एक साथ भी रखना चाहो तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे जाकर वैसा ही होने वाला है। चलो कर लेते हैं। यहां पर हो सकता है किसी को दिक्कत हो जाए कि सर ये क्या हो गया, कॉस पाई अपॉन टू प्लस एच अपॉन एच। अब हल्की फुल्की चीजें मैं समझा देता हूं तुमको कि जैसे एच जीरो से थोड़ा सा बड़ा है तो एच प्लस टू जो है वो दो से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो पाई बाई टू जो है ये दो से थोड़ी सी बड़ी संख्या रखोगे तो ये पाई बाई टू से छोटा हो जाएगा। और पाई बाई टू से छोटा हो जाता है कोई चीज तो कॉस में वो मान धनात्मक होता है, मतलब ऊपर वाला मापांक धनात्मक से खुलने वाला है, ऊपर वाला मापांक धनात्मक से खुलने वाला। तो ये हो गया एच बटे दो का स्क्वायर कॉस पाई अपॉन दो प्लस एच एच, ठीक है। अब क्या अपन इसको साइन पाई बाई टू माइनस पाई अपॉन टू प्लस एच लिख दें और वैसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें। पाई बाई टू अपॉन टू प्लस एच लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एच प्लस टू का होल स्क्वायर साइन पाई बाई टू माइनस पाई अपॉन टू प्लस एच बटे एच, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, टू पाई प्लस पाई एच
अपॉन 2 पाई प्लस पाई एच अपॉन कुछ कुछ चीजें बनती हुई दिख रही है मुझे, बहुत बढ़िया। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, ये हो गया एच प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपना 2 पाई प्लस पाई एच माइनस 2 पाई, यानी कि पाई एच अपॉन 2 गुणा 2 प्लस एच, नीचे आ गया एच। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एच प्लस 2 का होल स्क्वायर साइन पाई एच अपॉन 2 गुणा 2 प्लस एच, नीचे एक एच तो ऑलरेडी है ना, मैं किससे गुणा कर देता हूं, पाई 2 गुणा 2 प्लस एच से गुणा कर देता हूं, और पाई 2 गुणा 2 प्लस एच को यहां भी लिख देता हूं। ठीक है, अब क्या होगा, जब एच टेंडिंग टू 0 है तो ये राशि 0 की तरफ जा रही है, देखो पाई गुणा 0 अपॉन 4, और ये भी 0 की तरफ जा रही है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1। बचेगा क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एक एच प्लस 2 से एक एच प्लस 2 कट गया, तो ये हो जाएगा पाई गुणा एच प्लस 2 अपॉन 2, जो कि उत्तर कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, जो कि उत्तर कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो मतलब एक तरफ से तो लिमिट आ गई है पाई, आरएचडी आ गया है पाई। अब आपको निकालना पड़ेगा एलएचडी, ये काम मैं तुम्हारे लिए छोड़ के दे रहा हूं। मैं देखूंगा कमेंट में कितने लोगों ने एलएचडी निकाला है, क्योंकि एलएचडी अगर पाई आ गया तो ये 2 पर अवकलनीय होगा, एलएचडी पाई नहीं आया तो ये 2 पर अवकलनीय नहीं होगा। पूरा कहानी ऐसा का ऐसा चलेगा। देखते हैं कितने बच्चे इसको करते हैं, और ये मैं चेक करूंगा कमेंट्स में, और मैं रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, चलिए आज की कहानी को यहीं रोकते हैं। होमवर्क तुम्हारे लिए यही है, लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करके कमेंट में आंसर देना है। लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करके कमेंट में आंसर देना है, कमेंट में आंसर दो। ठीक है, तो देखो भैया, लेक्चर छोटे ही रखे जा रहे हैं ताकि तुम पढ़ पाओ। थोड़ा सा पुराने जो लेक्चर हो गए हैं उनके सवाल भी जाके करना, आगे जो लेक्चर आने वाले हैं उनके सवाल भी करना। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन लेक्चर्स को मत छोड़ो, नहीं तो दिक्कतें हो जाएंगी। बिलीव मी, ये लास्ट क्लास तक जो बच्चे इन सवालों को करते रहेंगे वही एक्चुअल एग्ज़ाम में भी थोड़ा सा खुद को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। थ्योरी आपकी कभी कंप्लीट नहीं होगी, 100% नहीं होगी। सवाल करो, कहाँ पे डाउट रह गया है उस चीज़ को करो, और उस हिसाब से चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं, और सबसे ज़रूरी चीज़ प्यार लुटाते रहें। थैंक यू।